प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने जापान के संविधान की जो भूमिका और उसके कुछ प्रमुख प्रावधानों पे और उसके निर्माण पे चर्चा की थी। चर्चा की इसी कड़ी को आगे जारी रखते हुए हम जापान के संविधान पे पुनः एक बार प्रकाश डालते हैं या चर्चा करते हैं। जापान के संविधान का जो एक सर्वाधिक जो अनोखी विशेषता है वह यह है कि इसके जो अनुच्छेद 9 है उसमें जापान द्वारा युद्ध करने के अधिकार का त्याग किया जाता है, जो कि किसी भी एक संप्रभु राष्ट्र के लिए एक प्रमुख उसका अधिकार माना जाता है कि वह युद्ध कर सके। उसका जापान द्वारा त्याग किया जाता है। चूँकि जापान द्वितीय विश्व युद्ध में परास्त हो गया था और जापान को परमाणु हमला भी सहन करना पड़ा था, उसके सारे जो विजित क्षेत्र थे वो उसे गंवाने पड़े और अपार जनहानि हुई थी। और तत्पश्चात जो मित्र राष्ट्र हैं उनका जापान पे अधिकार हो गया था और उन्होंने ही ये संविधान बनवाया था। एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि जापान पे थोपा था। अतः उन्होंने जो जापान की जो सैनिक प्रवृत्तियां हैं उनको काबू में करने के लिए या भविष्य में काबू में रखने के लिए जापान के संविधान में जो है अनुच्छेद 9 के द्वारा युद्ध करने के जो अधिकार है उसका त्याग करवाया गया। इस अनुच्छेद में युद्ध करने का त्याग करने के साथ साथ जो जापान है वह ये विश्व से आकांक्षा करता है कि विश्व में शांति बनी रहेगी, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था न्याय पर आधारित होगी और जो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का सम्मान होगा। इस आशा के साथ जापान अपने जो युद्ध करने के जो संप्रभु अधिकार है उसका त्याग करता है। फिर हम देखते हैं कि जापान पे संयुक्त राष्ट्र संघ का जो अधिकार हो जाता है और धीरे धीरे संयुक्त राष्ट्र संघ और जापान के बीच आपसी सुरक्षा संधि होती है, जिसमें संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका माफ़ कीजिएगा, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान के बीच सुरक्षा संधि होती है और जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका जापान को किसी भी बाह्य हमले से सुरक्षा की गारंटी प्रदान करता है। और जो संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ है उनके मध्य जो शीत युद्ध चलता है उसमें जापान अमेरिकी गुट का सदस्य बन जाता है। परंतु फिर भी 1954 में जो सेल्फ डिफेंस फोर्सेस लॉ है वो पास किया जाता है जापान की डाइट द्वारा और एक युद्ध पूर्व जो जापान की जो सेना थी उसका काफ़ी छोटा सा हिस्सा है पुनः स्थापित किया जाता है, जिसको सेल्फ डिफेंस फोर्सेस कहा जाता है, जापान आत्मरक्षा बल। वर्तमान में इनमें जो एक्टिव जो पर्सनल है या एक्टिव जो कार्मिक है उनकी संख्या करीब 2,47,000 है। 50,000 रिजर्व के रूप में है इसमें। और जो जापान सेल्फ डिफेंस फोर्सेस है वह विश्व की 5वीं सर्वाधिक शक्तिशाली सेना है वर्तमान में, और जापान के बजट का करीब 1% जो है वह सेल्फ डिफेंस फोर्सेस के लिए या सैन्य व्यय के रूप में खर्च किया जाता है। अब चूंकि जो आर्टिकल 9 है जापान के जो संविधान का, जिसमें जापान द्वारा युद्ध करने के संप्रभु अधिकार का त्याग किया जाता है, वह जापान के जो उत्तर युद्ध कालीन जो संविधान है या जो निवर्तमान संविधान है उसका पार्ट है और जो अमेरिका और मित्र राष्ट्रों के सैनिक
कब्जे के दौरान जो लागू हुआ था। इस कारण से अनेक बार जापान में और बदलते हुए अंतर्राष्ट्रीय जो सामरिक जो समीकरण है उनको देखते हुए भी इसको बदलने की, इसमें परिवर्तन या इसमें अमेंडमेंट या संशोधन की मांग की जाती रही है। मतलब और हाल ही में जैसे 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 चीन का एक सैनिक शक्ति के रूप में उभार हो रहा है, आर्थिक रूप से भी एक महत्वपूर्ण महाशक्ति बनता जा रहा है चीन, और चीन द्वारा अपने जो दावे हैं क्षेत्राधिकार संबंधी, उनको लेके चीन द्वारा जैसे जैसे ध्वंस भरा रवैया अपनाया जा रहा है, वैसे वैसे जापान में ये मांग उठती रही है कि जो संविधान का जो अनुच्छेद है 9, उसमें संशोधन किया जाए। हाल ही में जो जापान की जो राष्ट्रवादी सरकार थी शिंजो आबे की, प्रधानमंत्री जिसके शिंजो आबे थे, उन्होंने जो जापान के संविधान की जो रक्षा नीति है उसमें कुछ परिवर्तन किए थे। उन जापान के संविधान में जो संविधान संशोधन की जो प्रणाली है वो अनुच्छेद 96 में वर्णित है, परंतु जो शिंजो आबे हैं उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से जो आर्टिकल जो 9 है या अनुच्छेद 9 है उसमें परिवर्तन नहीं किया, अपितु कैबिनेट के एक निर्णय को 2014 में उन्होंने लिया था, उसको उन्होंने 2015 में डाइट से उस निर्णय को पे स्वीकृति प्राप्त की। उस निर्णय के अनुसार जापान जो सेल्फ डिफेंस फोर्सेज हैं या जापान आत्मरक्षा बल है, वे जापान की जो रक्षा के साथ साथ किसी मित्र राष्ट्र की सुरक्षा में भी भाग ले सकते हैं। अर्थात जो जापान के मित्र राष्ट्र हैं, जैसे कि हम देख सकते हैं कि अमेरिका है या कुछ हद तक साउथ कोरिया है, तो उनकी सुरक्षा के लिए भी जापान जो सेल्फ डिफेंस फोर्सेज है उनको नियुक्त किया जा सकता है। शिंजो आबे का जो के द्वारा जो ये परिवर्तन किया गया था, ये स्वयं अनुच्छेद 9 में परिवर्तन नहीं किया गया था, अभी तो अनुच्छेद 9 के जो व्याख्या होती है उसमें परिवर्तन किया गया था। हालांकि इसका जापान के जो उनके जो राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं या जो दूसरे जो हम कह सकते हैं कि जो वामपंथी समूह है जापान के राजनीतिक दल हैं, उन्होंने काफ़ी इसका विरोध किया था, क्योंकि ये मुख्य रूप से चीन को मद्देनजर रख के उठाया गया कदम था, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे चीन ने इस जापान के इस कदम की काफ़ी आलोचना की थी। और हालांकि अमेरिका द्वारा इसके लिए एक समर्थन व्यक्त किया गया था, और साउथ कोरिया या नॉर्थ कोरिया ने इसकी आलोचना की थी, और दक्षिण कोरिया ने इसके संबंध में ऐसा कहा था कि हालांकि हम इस कदम का विरोध नहीं करते, परंतु जापान को अपने पड़ोसी राष्ट्रों के साथ विश्वास बहाली उपायों पर भी पर्याप्त ध्यान देना चाहिए। जापान के संविधान में जो संशोधन की प्रक्रिया है वह अनुच्छेद 96 में वर्णित है। जापान का संविधान विश्व का सबसे ऐसा पुराना संविधान है जिसमें अभी तक कोई संशोधन नहीं किया गया है। इसके 2 कारण हैं। एक तो जापान में संविधान संशोधन एक बहुत ही हम कह सकते हैं कि संवेदनशील मुद्दा है। इसको लेके लोगों में बहुत ही झिझक है, उनमें डर है कि कहीं संविधान संशोधन द्वारा जापान पुनः जो सैन्य विस्तारवादी जो युग था जापान का उसमें न चला जाए, या जो जापान के जो संविधान जो ट्रेडिशन है प्राचीन काल से ही, जिसमें स्वतंत्रता के मुकाबले अनुशासन पे बल दिया जाता है, कहीं उसकी ओर न लौट जाए। और दूसरा इसका कारण है कि स्वयं अनुच्छेद 96 में जो संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया बताई गई है
वह काफ़ी जटिल है। इसमें दोनों सदनों संसद के या डाइट के जो दोनों सदन होते हैं उनमें जो कुल सदस्यों की संख्या का 2/3 होना आवश्यक है। जैसे हमारे संविधान में उपस्थित सदस्यों का 2/3 बहुमत संविधान के कुछ प्रावधानों के संशोधन के लिए आवश्यक होता है, जबकि जापान के संविधान में संशोधन के लिए कुल सदस्यों का 2/3 बहुमत होना चाहिए और उसके पश्चात भी संशोधन को जनमत संग्रह के लिए रखा जाना अनिवार्य है। अर्थात स्वयं अंतिम निर्णय स्वयं जापान की जनता लेगी कि संविधान में कोई संशोधन किया जाए या ना किया जाए, जबकि हमारे संविधान में जो जनता को ये अधिकार नहीं सौंपा गया। हालांकि हमारे संविधान में जो लोक संप्रभुता की बात की गई है, परंतु ना तो स्वयं संविधान को लागू करते समय जनमत संग्रह का प्रावधान था, न ही वर्तमान में किसी भी संशोधन के लिए जनमत संग्रह को आवश्यक माना जाता है। तो ये एक प्रमुख अंतर है हमारे जो संविधान में और जापान के संविधान में, और हम इसको जो लोकतंत्र है या लोक संप्रभुता है या जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र है या जन सहभागिता है, उन दृष्टि से अगर देखें तो इस मामले में जापान का संविधान हमारे संविधान से भी बेहतर है। जापान के जो संविधान में नागरिकों के लिए अधिकार व कर्तव्य दोनों शामिल किए गए हैं। हमारे संविधान की भांति जापान के जो संविधान है उसमें प्रस्तावना है, और प्रस्तावना में यह स्पष्ट किया गया है कि संप्रभुता जनता में निवास करती है, जबकि इससे पूर्व का जो संविधान था या मेजी संविधान था उसमें संप्रभुता सम्राट में निहित मानी गई थी। और जापान का जो संविधान है उसमें सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था है, और न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति कैबिनेट के द्वारा की जाएगी। उनका चयन कैबिनेट द्वारा किया जाएगा और नियुक्ति सम्राट द्वारा की जाएगी, जबकि भारत में जो सर्वोच्च न्यायालय है वो स्वयं ही अपने इच्छा अनुसार जजों की नियुक्ति करते हैं, और इसके लिए जो न्यायपालिका ने जो एक सिस्टम बना रखा है जिसको कॉलेजियम प्रणाली कहा जाता है, जो कि लोकतांत्रिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत का खुला उल्लंघन है। और जापान के जो संविधान है उसमें विधि के समक्ष समानता को स्वीकार किया गया है, और जो जिसे हम कह सकते हैं कि जो परंपरागत जो पीरेज का निषेध किया गया, अर्थात जो वंशानुगत उपाधियां हैं उनका निषेध किया गया है, कि अर्थात जापान में जो सम्मान दिए जा सकते हैं किसी व्यक्ति को सरकार द्वारा, परंतु वे वंशानुगत नहीं होंगे। अर्थात जो सामंतवादी प्रणाली है उसको अस्वीकार किया गया है। और जापान में जो मतदान का अधिकार है वो भी मूल अधिकार है, और उसमें भी जो हमारे संविधान की तरह गुप्त मतदान प्रणाली को अपनाया गया है, और सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को स्वीकार किया गया है। परंतु हमारे यहाँ पे 18 वर्ष है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के लिए आयु, और जापान में ये 20 वर्ष है। जापान के संविधान में जो हमारा मूल संविधान था उसकी भांति संपत्ति का अधिकार है, और सीमित मात्रा में जुडिशियल रिव्यू या जिसको हम कह सकते हैं कि न्यायिक समीक्षा का अधिकार भी शामिल है। परंतु न्यायिक समीक्षा का अधिकार हमारे संविधान या जो कालांतर में जो हमारी जो न्यायपालिका द्वारा अपने निर्णय द्वारा विस्तारित किया गया उस प्रकार का केस जापान में नहीं है। वहाँ हालांकि संसदीय सर्वोच्चता का सिद्धांत वहाँ स्पष्ट रूप से नहीं है, परंतु फिर भी जो न्यायिक अधिनायकत्व है उसका भी वहाँ पे अस्तित्व नहीं है।